पहला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी से बाहरी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए जूलॉजी तो नहीं कहा जाएगा, ना ही बायोकेमिस्ट्री, इसको कहा जाएगा जीनोबायोलॉजी। क्यों? जो पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड के जीवन की संभावनाएं होती है और उनके विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीनोबायोलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी जो होता है ना, ये क्या होता है? पृथ्वी पर जानवर का अध्ययन होता है। किसका होता है ये? जानवर का अध्ययन होता है। कहाँ? पृथ्वी पर। और बायोकेमिस्ट्री जो होता है जैविक प्रक्रिया के रासायनिक आधार का अध्ययन होता है। ये सारी चीजें क्लियर है आपके? चलिए आगे देखिए, नए नामित एग्रियोन्टोंडोसारस हेल्स बाइपेत्रे का जीवाश्म कहाँ मिला है? यह मिला है मिस्र यानी इजिप्ट में। ठीक है, विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। एक हालिया पुरातात्विक खोज है जो डायनासोर यानी कि प्राचीन सरीसृप की नई प्रजाति जो जीवाश्म अक्सर मिस्र के रेगिस्तानी इलाके जैसे कि वादी का इलाका हो गया, मैं यहाँ पर लिख दूं अच्छे से, जैसे वादी का इलाका हो गया, और वहां पर ना अल हितन या दखला नखलिस्तान जो है, कहां पर? अल हितन का क्षेत्र पाया जाता है, दखला नखलिस्तान, दखला नखलिस्तान, ये मैंने करंट अफेयर्स में आप लोग को लिखवाया था। ठीक है, ये मिस्र हो गया। आगे देखिए, इट शुड हैव बीन यू पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक का जो सारा श्रृंखला करवाया गया था उसमें आपको याद होगा एंड्रिया मारा का ये पुस्तक है, और ये क्राइम थ्रिलर उपन्यास है। ठीक है, क्या है ये? क्राइम थ्रिलर उपन्यास है ये, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को। मुद्रा के बारे में सही विकल्प कौन सा होगा? इसमें से चुनना है मुद्रा के बारे में कौन सा सही होगा, करेंसीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कुवैती दिनार सबसे मजबूत मुद्रा है, तो सही बात है, मजबूत है। ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है? नहीं, गलत दिया गया है, यहाँ पर यूरो नहीं होता है। यहाँ पर क्या प्रयुक्त होता है? यहाँ का होता है क्या? पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग का यूज होता है, पाउंड स्टर्लिंग का यूज होता है ब्रिटेन में। जीबीपी जिब्राल्टर पाउंड का कोड है, ये सही है? गलत है, जीबीपी ब्रिटिश पाउंड का कोड है। किसका है? ब्रिटिश पाउंड का। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड बीपी। स्विस फ्रैंक का कोड CHF है। ठीक है, ये सही है गलत है? बिल्कुल सही दिया गया ये वाला, यानी कि पहला और चौथा सही था यहाँ पर, तो 1 और 4 सही है, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, 2025 के फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन सकागुची किस देश से संबंधित है? देखिए पुरस्कार से संबंधित मैं बार बार बोला था आप लोगों को, एक वीडियो है हमारे चैनल पर 1 घंटे का, उसको देख लेना आप लोग, वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ होगा। सारा पुरस्कार वहीं से पूछा गया, उससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा है, अभी भी जाकर के आप देख सकते हो, 2-3 महीने पहले वो वीडियो अपलोड हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है जापान के हैं सिमोन सकागुची, एक जापानी इम्यूनोलॉजिस्ट है। ठीक है, क्या है ये? इम्यूनोलॉजिस्ट हैं ये, जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं। और इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज की थी। किस चीज की? ट्रेग सेल्स की खोज की थी, इसीलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बारे में कथन पढ़िए और बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। पहला है, यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। ये वाला सही है, बिल्कुल भैया सही दिया गया है, और बहुत खतरनाक तरीके से एक क्रैश हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए। अगला है, ये हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन उतरना था। ये वाला सही है, ये वाला भी बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें 260 यात्रियों की मौत हुई थी। देखिए ये जो है ना, मृत्यु का डाटा भिन्न हो सकता है, लेकिन तकनीकी विवरण जो विमान का कारण था अक्सर परीक्षाओं में मुख्य बिंदु के रूप में आता है। तो ये चीजें कहना कि कितने लोग मरे थे, ये गलत है इसमें, क्योंकि ये 1:38 पर जो कैरिंग कर रहा था, कितना 230 पैसेंजर था, प्लस इसमें 12 क्रू मेंबर थे, यानी टोटल 242 मेंबर थे। एक मेंबर इसमें बचे थे, 241 लोग इसमें मारे गए थे। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी ये, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यह बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, बिल्कुल सही है। एयरक्राफ्ट डिपार्टेड हुआ था अहमदाबाद से, तो ये वाला सही दिया गया। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही होगा, 1, 2 और 4 यानी विकल्प ये यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे देखिए क्या है, खो खो विश्व कप के बारे में सही कथन कौन सा है? 7वां प्रश्न है। तो पहला देखिए, मुंबई में आयोजित हुआ था, ये बिल्कुल सही दिया गया है, ये गलत दिया गया है, बताइए। देखिए खो खो पहला विश्व कप 2025 में भारत, नई दिल्ली और मुंबई दोनों जगह आयोजन हुआ था। तो मुंबई, नई दिल्ली अगर दिया होता तो न्यू दिल्ली भी हो जाता। ठीक है, न्यू दिल्ली दिया होता तो ये भी होता, ये वाला सही है। यह फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था, ये वाला भी कथन सही दिया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। भारत विजेता तथा नेपाल उप विजेता रहा, ये भी कथन यहाँ पर सही दिया, यानी कि सारे यहाँ पर सही है, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। 8वां प्रश्न देखिए, 2024 का आईसीसी अवार्ड विजेताओं के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं को कोड कीजिए यहाँ पर और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। वर्ष का आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर अजमतुल्ला ओमरजाई,
ये वाला सही दिया गया है, ये वाला बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा है वर्ष का आईसीसी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ, ये वाला सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। वर्ष का आईसीसी टी20 क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, तीसरा बताइए, जसप्रीत बुमराह को 2024 में के प्रदर्शन है तो ये अवार्ड मिला था टी20 में, ये वाला सही है। वर्ष का आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेटर स्मृति मानधना, की पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था जो 14 तारीख को हुआ था, ये वाला भी यहाँ पर सही दिया गया है। यहाँ पर कौन कौन सा सही दिया गया भाई, तो 2024 सबसे पहले तो इसको जो गलत दिया गया इसको सही करते हैं। अजमतुल्ला उमरजाई नहीं था, ये खिताब जो मिला था विराट कोहली को मिला था, ठीक है, किसको मिला था, विराट कोहली को मिला था इस समय, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया। 20 CD यहाँ पर सही है, कूट नहीं दिया गया है, चलिए सही नहीं दिया गया पूछा है ना, एक्सट्रीमली सॉरी। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, विराट कोहली को मिला था ये, ठीक। चलिए आगे देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन को ए तथा कारण को आर अंकित किया गया है। कथन और कारण दिए गए, पढ़ते हैं कथन और कारण को। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या असेसमेंट जो दिया गया है क्या है, 100 रुपए का सिक्का आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया था, ये सही है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया था, ये वाला सही है, बिल्कुल सही दिया गया है असरसन। दूसरा है रीजन, भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाया गया। देखिए आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, ये चीज आपको पता होगा कब हुई थी, 1925 में हुई थी, और 2025 में 100 साल इसका पूरा हो गया, सेम, ठीक। इसके उपलक्ष्य में सिक्का जारी किया गया है। लेकिन भारतीय सिक्का या पदक के इतिहास में भारत माता का चित्रण पहले भी विभिन्न संदर्भ में किया जा चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ था। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रथम बार दर्शाया गया था, ये वाला कथन जो है, रीजन जो है गलत दिया गया, यानी यहाँ पर असर्सन सही है, रीजन गलत दिया गया है, यानी कि असर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किए हैसियत भूमिका से दिए जानी थी, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए मोहसिन नकवी दिया था लेकिन नहीं लिया था, वो पाकिस्तान के गृह मंत्री है, एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी है। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है, उपर्युक्त सभी विकल्प डी हो जाएगा। लेकिन उस समय इन लोगों ने नहीं लिया था, इंडियन लोगों ने, ठीक है, इंडियन खिलाड़ियों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बारी बेइज्जती हुई थी पाकिस्तानियों की। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष है, क्या होगा, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है ये। और भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, तो भारत में होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है यूएसए का, तो यूएसए का भैया क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। चलिए आगे देखते हैं 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, पहला सूची दूसरा सूची दिया गया है, इसको मिलाते हैं। द चोला टाइगर्स के राइटर कौन है, तो अश्विनी शांघी है, यानी चौथा, मैं बार बार पहले भी बोलता था इधर लिखो ताकि यहाँ पर कूट में फिर सजाने में बढ़िया रहेगा। द इल्यूमिनेटेड के लेखक कौन है, आनंदिता घोष है, तीसरा हो गया इसका, ठीक है। द ट्यूबवेल हाउस के, ये अभिषेक चौधरी हो जाएंगे, दूसरा हो गया। और मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय, ये तो बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, अरुंधति रॉय की मदर मेरी कम्स टू मी। 4 3 2 और 1 हो गए, 4 3 2 और 1, यानी विकल्प भी करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, 13 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, किसको मिला था भैया। तो सामान्यतः राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में घोषणा में देरी होती है, 2025 में जो कि 2023-24 की फिल्म के लिए हो सकता है। तो जानकारी जो दिया गया है, ऋषभ शेट्टी को 70वां पुरस्कार मिला था, ये मैंने बताया था उस वाले सेट में। यहाँ पर जो दिया गया है ना नाम, इसमें से मुझे नहीं लगता है किसी को मिला था, सॉरी यहाँ 2025 का जा रहा नहीं, 71वां का बात हो रहा है। 71वां में तो मिला था संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को मिला था, ये फिल्म आई थी, एक जवान मूवी आई थी, ठीक है। और विक्रांत मैसी को मिला था जो 12th फेल है, 12th फेल मूवी आई थी एक, मनोज शर्मा जो आईएएस है उनके ऊपर, आईपीएस जो है उनके ऊपर आई थी ये मूवी। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी, इसका विकल्प सी राइट आंसर होगा, 1 से अधिक, यानी दोनों को मिला था। मैंने सोचा था 70वीं के बारे में। चलिए अगला देखिए, CRISPR एक तकनीक है, किस चीज का तकनीक है, तो ये सभी को पता है, जीन एडिटिंग की तकनीक है ये। Cas9 के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। और ये ना डीएनए के विशेष हिस्से को बदलता है, हटाता है, जोड़ने को भी ये काम कर सकता है। जेनेटिक सीजर्स जो होता है ना, आनुवांशिक कैंची भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, जेनेटिक सीजर्स भी कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग को, विकल्प हो जाएगा जीन एडिटिंग की। रसायन शास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक किन देशों में, आप सभी को पता होगा, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये चीजें मैंने बोला था पुरस्कार से संबंधित भैया 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, या फिर 2 से 5 के बारे में मैंने पहले चर्चा किया था। देखो 3-4 क्वेश्चन आ ही गए। अगर देखो यहाँ मिलान करने की बात कहा जाए, यहाँ पर जैसे 3 दे दिया, यहाँ पर लगभग 3 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन हो गया इस तरह से। तो 1 घंटे वाला वो वीडियो जिसने देखा होगा ना, उसको बहुत बेनिफिट मिला होगा। चलिए आगे देखते हैं आप। और वो 1 घंटे का जो करंट वाला वीडियो था ना, अब 72वीं बीपीएससी की तैयारी करोगे आप लोग या फिर टीआरई 4 की करोगे तो उसके लिए भी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये वीडियो जैसे ही एंड होगा उसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा पोस्टर में, जाकर के क्लिक करके 1 घंटे का देख लेना, या फिर जब समय मिले आपको तो देख लेना। अगला देखिए, कथन द्रव्यमान m का एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, उसका त्वरण स्थिर रहता है। देखिए साइंस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे बोल रहे थे साइंस का क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, बनने वाला नहीं है। देखिए हार्ड है प्रश्न, मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन हाँ 11th-12th के एनसीईआरटी जिसने गहराई से पढ़ी होगी तो उनसे ये चीजें आसान हो गई होगी कि क्वेश्चन कोई भी बच्चा है ना 40 से लेकर के 55 तक ही बना पाता है। उसके बाद जो होता है या तो वो सही से एनालिसिस करके एलिमिनेशन मेथड से बना लेता है कि हाँ ऑप्शन छांट करके, लेकिन प्रश्न बनने वाले थे, इतने प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि आप कट ऑफ को पार कर सको। चलिए वैसे पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष जो दिया गया, क्या निष्कर्ष है देखते हैं। पहला है वस्तु की वेग समान रूप से बढ़ती है, ये वाला सही है गलत है बताइए। पहला तो बिल्कुल क्या है, सही दिया गया है। वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, ग्रेविटी जो होता है द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान पर डिपेंडेंट करता है नहीं, निर्भर ही नहीं रहता है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये वाला निष्कर्ष जो है गलत दिया गया दूसरा। तो सही निष्कर्ष चुनना था, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, केवल एक निष्कर्ष जो दिया गया है यहाँ पर ये सही दिया गया है। आगे देखिए, कथन एक कृष्ण पिंड यानी ब्लैक बॉडी एक आदर्श अवशोषक तथा विकिरक होता है, निष्कर्ष दिया गया, सही निष्कर्ष चुनना है। देखिए कृष्ण पिंड जो होता है ना एक आदर्श अवशोषक विकिरक होता है, तो ये जो दिया गया कृष्ण पिंड के विकिरण परिवर्तित नहीं होता है, ये सही दिया गया, क्योंकि यह सभी आपतित किरण को अवशोषित कर लेता है, ये वाला सही है। कृष्ण पिंड उच्च तापमान पर अधिक ऊर्जा विकिरित करता है, ये भी सही दिया गया, जो तापमान पर ऊर्जा अधिक होता है तो विकिरित करता है। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम का जो था ना, ई व्युत्क्रमानुपाती होता है कितना, T⁴ का, ये फॉर्मूला याद होगा आप सभी को। दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, विकल्प बी, दोनों सही है। चलिए फिर से कथन कारण दिया गया और कथन के यहाँ पर विकल्प चुनना है कूट के हिसाब से। कथन पढ़िए, आवेशित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। 18 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है रीजन, चालक में आवेश केवल बाहरी सतह पर ही स्थिर होता है, ये भी सही दिया गया और कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या है, विकल्प में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टीन का समीकरण क्या है। ठीक है, इसके संदर्भ में कहा जा रहा है सही कथन चुनिए। देखिए ये जो है ना धातु का कार्यफलन फंक्शन दर्शाता है, तो ये वाला क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही, किसी बच्चे ने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। यदि HV < ओमेगा होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, तो ये वाला क्या है, कार्यफलन से कम होगा, तो इस वजह से ये भी सही होगा। फोटोन की तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए तीव्रता बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ये गलत दिया गया। तीव्रता से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा केवल आवृत्ति पर डिपेंड करता है, आवृत्ति बढ़ेगा तभी ये बढ़ेगा, इस वजह से ये वाला यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा 1 और 2 यहाँ पर सही होगा, विकल्प कौन सा, बी, 1 और 2 सही होगा। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में संचारित होती है तो डैश क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया। विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये चीजें पता होगा आपको, ये निर्वात में चल सकती है, इसलिए ये चीज गलत है। पहले में पूछा गया था चंद्रमा पर 10 मीटर पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो प्रकाश और ध्वनि में क्या पहुंचेगा, तो ध्वनि के बारे में आप सभी को पता है, निर्वात में विचलन करेगा तो नहीं पहुंचेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, निर्वात में कौन कौन सी चीजें बहती है, कौन कौन सी चीजें एक दूसरे के माध्यम का काम करती है, ये चीजें ध्यान रखना आपको। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा और संवेग वहन करती है, ये वाला बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, 1 और 3 होगा विकल्प सी, 1 और 3। ठीक है, चलिए निम्न प्रकाशीय खोजों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। 21 नंबर प्रश्न है, कर्ण सिद्धांत न्यूटन का आया है, तो ये आया लगभग 1672 में, 1672। चलिए दूसरा हो गया ये,
प्रकाश की तरंग सिद्धांत ह्यूजेंस जो हो गया, तो यह आया है 1678 में, ठीक। उसके बाद व्यतिकरण आया है 1801 में। उसके बाद आया प्रकाश वैद्युत प्रभाव आइंस्टीन का आया है 1905 में, ठीक। अब इसको देखते हैं, पहले आएगा 1672, फिर 78, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया, फिर ये हो गया चौथा। यानी कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरा वाला आएगा। तो पहले स्थान पर दूसरा नहीं, नहीं इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो 2 1 3 और 4 सही हो गया ना। 2 है, फिर उसके बाद पहला है, तीसरा है, फिर चौथा है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। एक चीज निकल गया आपसे, तो ऑप्शन यहाँ पर निकल जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक भौतिकी अवधारणा पहले सूची में, दूसरे में संबंधित शब्द दिए गए हैं। सूची 1 सूची 2 इसको मिलान करना है। चलिए, डी ब्रोगली परिकल्पना किससे संबंधित है, बताओ आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग। डी ब्रोगली परिकल्पना किससे संबंधित है, तो ये मैटर वेव से संबंधित होता है, पदार्थ तरंगों से संबंधित होता है। तो तीसरा हो गया इसका। कॉम्पटन प्रभाव क्या हो जाएगा, कॉम्पटन प्रभाव ना फोटोन का परिकर्णन होता है, प्रकीर्णन होता है। चौथा हो गया। जीमेन प्रभाव किससे संबंधित है, तो ये होगा वर्णरेखा जो स्पेक्टिकल लाइंस होती है, इसके विभाजन को दर्शाता है। दूसरा हो गया। अब बचा चौथा, युग्म उत्पादन का पहला एक ही बचा है। 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, समानांतर जो पैरेलल में एक निम्न प्रतिरोध यानी कि लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, इसी को ना शंट कहते हो आप लोग, शंट पढ़े होगे, तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे देखिए, अपघटन नियतांक लैम्डा और अर्धायु टी हाफ का संबंध किससे होगा। 24 का आसान सा जवाब हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किस पर्यवेक्षण को समझाता है, 25 नंबर प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड का समान रूप से प्रसार को दर्शाता है, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलो भैया, कहां तक हुआ, 25। चलिए 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है, कौन सी गैस द्रवीकृत होगी बताइए। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा NH3। NH3 बोले तो अमोनिया, ठीक है। ये प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन होता है। क्रांतिक तापमान क्या होता है, अधिक होता है। अन्य गैस जैसे कि H2 हो गया, CH4 की तुलना में आसानी से द्रवीकृत ये चीज हो सकता है, कौन सा, NH3। आगे देखिए, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किस मिशन के माध्यम से किया। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, एक्सियोम 4 के माध्यम से। विकल्प सी यहाँ पर जिस बच्चे ने लगाया था सही है। ये देखिए, इसरो प्लस नासा का संयुक्त रूप से अभियान था ये, इसरो नासा का, ठीक है। ये दोनों के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS पर जाने के लिए निर्धारित हुआ था। ये विकल्प सी सही हो गया। उत्तल लेंस के लिए यदि वस्तु को 2f यानी फोकल लंबाई का 2 गुना रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब क्या होगी। आसान सा जवाब, वास्तविक बनेगा 2f पर और वस्तु के समान आकृति का। जिसने लगाया पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सही पूछा जा रहा है। मैं बार बार पहले भी बोलता था जब आप लोग का टेस्ट शुरू में होता था कि पहले आप लोग कूट की तरफ भागिए, उसके बाद स्टेटमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि कूट में अक्सर होता है, पूछा जाता है कभी कभी कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप लोग सत्य है का समझ के ऊपर से सही लगाते आते हो, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देते हैं आंसर, बाद में पछतावा होता है। चलिए, सही कथन पूछा जा रहा है यहाँ पर। सही कथन देख लेते हैं। पहला है, ट्रोपोस्फियर में लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। बिल्कुल सही है, सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल बारिश यहीं पर होता है। कहां पर, ट्रोपोस्फियर में, पहला सही है। स्ट्रेटोस्फियर अधिकांश बादलों से मुक्त है और इसमें ओजोन परत है। बिल्कुल सही दिया गया है। समताप मंडल बादलों से मुक्त होता है, हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होता है, इसमें ओजोन परत होती है, ठीक है, सही है। मेसोस्फियर पृथ्वी की रक्षा करता है क्योंकि यह उल्का पिंडों को जलाती है, ये भी सही है। मध्यमंडल, मेसोस्फियर, ये अंतरिक्ष में आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं इस परत में प्रवेश करते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं जल जाते हैं और पृथ्वी के यहाँ से क्या होती है, रक्षा होती है। जैसे देखते हो ना रात में कुछ तारा टूटता जैसा ऐसा, तो ये मेसोस्फियर के द्वारा ही रक्षा होती है। तीसरा भी सही है। कौन सा कथन सही दिया गया पूछा जा रहा है, विकल्प डी हो जाएगा। 1 2 और 3 सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए, अब आगे है मिलान करने को कहा जा रहा है, इसको मिलान करना है। सूची 1 यानी पीढ़ी दिया गया, दूसरे सूची में उपग्रह प्रक्षेपण यान दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनना है, करेक्ट चुनना है यहाँ पर। चलिए, इसको मिलाते हैं। प्रथम पीढ़ी में क्या हो जाएगा, SLV 3 हो जाएगा, ठीक है, SLV, ठीक है। तीसरा,
द्वितीय पीढ़ी में क्या होगा, ASLV, बी हो गया। देन नेक्स्ट हो गया तृतीय पीढ़ी में PSLV, ठीक है, यानी डी हो गया। अब बचा चौथे पीढ़ी में GSLV, यानी ए हो गया। CBD और ए, CBD और ए, देखिए डी डी ये नहीं होगा, CBD और ए, पहला यहां पर दिख गया, पहले में सी, ये वाला सही हो गया। कोशिका के आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली, XYZ जो भी ये कहा जाता है, ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी अपनी ही कोशिका को पचा लेता है, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती शैली या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ना बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, क्लास 8-9 से। ब्लास्ट फर्नेस भट्टी के प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है? 32 का सही जवाब होगा विकल्प सी, पिग आयरन कहा जाता है। जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला लोहा होता है ना, पिग आयरन या कच्चा लोहा जो कहलाता है, इसमें कार्बन की मात्रा काफी अधिक होती है, कहने का मतलब 3 से 4% होती है। ये ना बहुत भंगुर होता है, क्या होता है ये? ब्राइटल होता है, बहुत भंगुर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पिग आयरन हो जाएगा, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रतिकृति के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? 33 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, डीएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज 1 होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज में 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस गतिविधियां होती है जो आरएनए प्राइमर को हटाने और उसकी जगह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स भरने का काम करती है। यहां पर चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्ञात जीव माना जाता है? बताइए कौन सा होगा इसमें? सिकोइया वृक्ष ना, विकल्प सी होगा। ये कोस्टल रेडवुड जो होता है ना, सिकोइया वृक्ष जो होता है दुनिया के सबसे ऊंच वृक्ष है। इससे ना इसमें इसकी ऊंचाई ना मापी गई लगभग 380 फीट, यानी कि 115 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, इससे भी अधिक ऊंचाई होती है। आगे देखिए, विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, निम्नलिखित में से किसे देखी जाती है? किसमें? ये होता है एम्पेथियनस होता है, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो टच मी नोट भी कहा जाता है, इसको टच मी नोट नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी पकी हुई फलियां ना छूने या दबाव पड़ने पर अचानक फट जाती है, जो बीजों को दूर तक बिखेर देती है। जैसे एक फूल का भी पौधा आता है ना, कोई चीरा मेरा करके ऐसा, उसको भी जब आप छुओगे ना ऐसे तो कुछ इस तरह से फट जाएगा, अपने आप बीज फेंका जाता है। उसी तरह एक एम्पेथियनस होता है जो बहुत लंबी दूरी तक अपने बीज को फेंकता है फटने के बाद। पौधे भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से भी जुड़े हैं और भारतीय धरती पर हुए कुछ विद्रोहों से भी जुड़े हैं। वह विकल्प चुने जो किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से भी जुड़ा हुआ हो। यह होगा कौन सा? इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, ठीक है। ये एक नील का पौधा है, इंडिगो यानी नील का पौधा है। भारत में ब्रिटिश काल में नील विद्रोह जब 1859 ये प्रमुख विद्रोह था, साथ ही महात्मा गांधी का पहला भारत में सत्याग्रह भी हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला, दोनों चीज याद होगा आप सभी को। तो विकल्प से यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखिए, एक इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। सही विकल्प चुनना है। 37 का सही जवाब होगा विकल्प बी, विलियम रॉक्सबर्ग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये ना स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री थे और भारत में पौधों के वर्गीकरण जो फ्लोरा इंडिका है, इसके लिए संकलन में इनका योगदान बहुत रहा था और भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इनको। चलिए आगे देखिए, उपर्युक्त पोषक माध्यम प्रदान करके कोशिका से संपूर्ण जीव के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं? बताइए इसको क्या कहा जाता है? इस घटना को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। टोटिपोटेंसी यही होगा ना, विकल्प सी होगा। किसी की एक कोशिका की वह क्षमता होती है जिससे वो विभाजित होकर पूर्ण जीव जैसे कि एक पूरा पौधा बना लेती है। और पादप उत्तक संवर्धन जो होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित होता है ये। वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से एक को उसके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के आधार पर हरा सोना कहा है। किसको कहा है हरा सोना? ये बांस को कहा गया है, ग्रीन गोल्ड, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है, आर्थिक लाभ बहुत अधिक है इसमें, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, कार्बन सोखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बांस। कौन सा कथन जूनोटिक रोग का सही वर्णन करता है? राइट आंसर होगा विकल्प बी, कशेरुकी और मनुष्य के बीच ये साझा रोग होगा, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जूनोटिक रोग जो होता है, जूनोटिक डिजीज होता है, संक्रामक रोग होता है। जानवर कशेरुकी जो होता है ना, वर्टेब्रेट्स होता है, इसे मनुष्य में प्रकृति रूप में फैलाता है, जैसे कि रेबीज हो गया कुत्ता के काटने से, इबोला वायरस हो गया, या फिर कोविड-19 जो हाल फिलहाल में आया था। ये जूनोटिक रोग का सही वर्णन है।
प्रकार वन, तत्काल अतिसंवेदनशीलता मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है? आसान सा IgE, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इम्यूनो ग्लोबुलिन होता है ये, एंटीबॉडी जिम्मेदार होता है, मास्ट कोशिका के हिस्टामाइन जैसे रसायन को रिलीज करता है ये। चलिए आगे देखिए, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विहेलिक्स मॉडल में डीएनए के दो तंतु किस प्रकार चलते हैं? 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बताना। 43, 42 है ना, एक्सट्रीमली सॉरी, पहले 42 देखते हैं। 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन वंशागति का नियम है? कौन सा होगा? 42 का। 42 का सही जवाब होगा विकल्प डी, युग्मकों की शुद्धता का नियम जानते हैं। देखिए, प्रभुत्व का नियम है पहला, दूसरा है पृथक्करण का नियम, जैसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, और तीसरा है स्वतंत्र विवहन का नियम। तो प्रश्न का विकल्प दिया गया ना मेंडेलियन वंशागति का नियम, तो ये विकल्प डी है, एक उपनियम माना जाता है। यदि यहाँ कोई अन्य विकल्प जैसे कि सहलग्नता यानी लिंकेज होता तो सटीक उत्तर होता, लेकिन वर्तमान जो विकल्प यहाँ पर जो दिया गया जितना भी, तो सभी मेंडल से संबंधित है, लेकिन युग्मकों की शुद्धता यानी पृथक्करण के नियम का ये दूसरा नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये वाला सही होगा। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विहेलिक्स मॉडल में डीएनए के दो तंतु किस प्रकार चलते हैं? 43 का राइट आंसर होगा विकल्प सी, प्रति समानांतर चलता है, एंटी पैरेलल होता है, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यदि एक स्टैंड होगा 5 से, तो 5 इंच से चलेगा 3, ठीक है, 3 मिनट ये दिशा होता है। अगर दूसरा अगर चलेगा 3 मिनट से 5 मिनट दिशा में होगा ये, ठीक है। आगे देखिए, ड्रोसोफिला को आनुवांशिक मॉडल जीव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? 44 का सही जवाब थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो TH मॉर्गन था ना, फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिलिया मेलागोस्टेर पर काम किया था, और लिंकेज यानी कि सहलग्नता और लिंग निर्धारण के सिद्धांत को भी समझाया था इन्होंने। वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? इसको अनुकूलन कहा जाता है, एडेप्टेशन कहा जाता है। अनुकूलन ना किसी जीव की वो शारीरिक व्यवहारिक विशेषता होती है ना, जो उसके पर्यावरण में बेहतर तरीके से जीवित रहने और प्रजनन करने में हेल्प करती है, यही होता है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन होता है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है? इसमें से बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पर राउरकेला, बोकारो, भिलाई ना, जमशेदपुर नहीं। देखिए राउरकेला जो है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका व्याख्या समझते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लगभग मध्य से गुजरती है। बोकारो जो झारखंड में, भिलाई यानी छत्तीसगढ़, जमशेदपुर झारखंड, ये तीनों संयंत्र जो है कर्क रेखा के काफी करीब है, यानी उत्तर में है। सारे के सारे जो है ना, इन तीनों के नॉर्थ में पड़ता है कर्क रेखा के, ठीक है, इसलिए। और राउरकेला जो है ना, ये ओडिशा वाला जो है राउरकेला, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राउरकेला तीनों से भिन्न होता है। ये कर्क रेखा संबंधित है, ये इससे भिन्न है। तो पूछा जा रहा संयंत्र भिन्न है, तो यहाँ पर ए होगा। किस लिए? तो इस कर्क रेखा की वजह से इसको भिन्न किया गया, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन पढ़िए क्या है? मानसून वन सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं, ये वाला सही है गलत दिया गया बताइए। तो ये यहाँ पर क्या है, सही है? तो बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पर। रीजन पढ़िए, ये भी सही है। वे सारे भारत में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं, दोनों सही है। और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी है, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए 48 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला सूची इधर, दूसरा सूची इधर, मिलान करते हैं। विशिष्ट शुकर कटक ये क्या होता है? ये हिमाद्री होता है, ग्रेट हिमालयस में पाया जाता है। क्षेत्र हिमालय की श्रेणी दिया गया, ये भौगोलिक विशेषता है। और ये क्या है? क्षेत्र है, यानी हिमालय की श्रेणी के कौन से क्षेत्र है। आसान सा है, विशिष्ट शुकर कटक क्या हो जाएगा? हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालयंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया ना, पहला, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां देखते हैं। चलिए पहला हो गया यहां पर हिमाद्री, तो इसको मिलान करना होगा। तो विशिष्ट शुकर कटक जो होगा ना भैया, ये होगा हिमाचल और शिवालिक के बीच होगा, चौथा होगा, ठीक है। समतल सतह की संरचनात्मक घाटी जो होगी, ये होगी, ये किधर होगी? तो ये होगी हिमाद्री और हिमाचल के मध्य, तीसरा हो गया, ठीक। अब है यहां पर चौड़ी अभिनति घाटियां, ये कहां होगी? तो ये हो जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री का क्षेत्र। और एक बचता है हिस्पर हिमनद, तो हिस्पर हिमनद जो होगा, ये होगा कहां पर होगा? लघु हिमालय, यानी दूसरा हो गया। तो यहां पर 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2,
4 3 1 और 2 विकल्प डी हो गया ना, बताइए। यहाँ पर ये जो हिस्पर हिमनद दिया गया ना, ये काराकोरम का हिस्सा पड़ता है। यहाँ काराकोरम जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। संरचनात्मक घाटे जैसे दून शिवालिक का क्षेत्र होगा, हिमाचल के बीच पाया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर दिया तो गया है वैसे लघु हिमालय का क्षेत्र है, हिमाद्री हिमाचल का। अगर इस तरह से आंसर अगर बनाया जाए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 3 होना चाहिए वैसे। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है। वैसे आप लोग विकल्प डी लगाइए, ठीक है, विकल्प डी लगाइए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य लगभग समान आकृति के है? 49 का देखिए, तो ये कौन से हो जाएंगे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये मानचित्र देखेंगे ना, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही पहाड़ी राज्य है, और भौगोलिक आकार विस्तार जो है काफी हद तक एक जैसा आयताकार यानी पहाड़ी ढाल युक्त नुमा दिखेगा आपको। तो लगभग समान आकृति का कौन सा होगा? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आ गया ना, सही नहीं है पूछ दिया ना। चलिए देखते हैं, सतपुरा पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है, बिल्कुल सही है। भारत के मध्य भाग में सतपुरा को महादेव श्रेणियों के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। सतपुरा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है, ये भी सही दिया गया। देखिए सतपुरा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा सही है, क्योंकि बिंद सतपुरा जो होगा उत्तर भारतीय मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बीच का सीमा भी बनाता है, ठीक। सतपुरा श्रेणी विंध्य श्रेणी से लंबी है, ये वाला गलत दिया गया है, क्योंकि विंध्याचल श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? विंध्याचल श्रेणी की लंबाई की बात कही जाए तो 1050 से 1200 किलोमीटर तक है, और सतपुरा श्रेणी ये लगभग कितना हो गया? 900 किलोमीटर। तो ये चीज जो गलत दिया गया है, ये ऑप्शन जो है गलत है। 1 2 और 3 यहां पर सही होगा। क्या कहा जा रहा भैया? सही नहीं है ना, चौथा सही नहीं था, ठीक। विकल्प डी यहां पर करेक्ट होगा। थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्या है? क्या है ये बताइए? मरुस्थली, इसका अर्थ होता है मृतकों की भूमि, ठीक है। और थार मरुस्थल का पश्चिमी हिस्सा जो बहुत ही शुष्क है, और गतिशील रेत के टीले जो सैंड ड्यून्स होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो निम्न वर्षा और गतिशील रेत का क्षेत्र पाया जाएगा यह, ठीक। तो विकल्प सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। पहले सूची में नदी, दूसरे में उद्गम स्थल दिया गया है। मैंने बताया था नदी का उद्गम स्थल के साथ, आप लोग एक बार पढ़ लेना, व्हाट्सएप सेशन करवाए थे। महानंदा का बताइए कहाँ? सिक्किम दार्जिलिंग पहाड़ी होगा, ठीक। बागमती का बताइए? शिवपुरी श्रेणी नेपाल, ठीक। कमला का क्या होगा भाई? तो महाभारत श्रेणी का है ये वाला होगा, विकल्प बी। और बचा घाघरा नामपा नेपाल, विकल्प सी। डीएबीसी, डीएबीसी कहाँ है? डीएबीसी पहला होगा ना। चलो आगे देखते हैं अब। बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनके जिले के नाम के समान है? बताइए। 38 जिले हैं, इनमें से 29 जिलों के मुख्यालय का नाम वही है जो उनके जिला का नाम है। शेष 9 जिले जैसे नालंदा का, बिहार शरीफ, पश्चिम चंपारण का, बेतिया, ये सारे जो है इनके अलग अलग नाम है, तो 29 हो जाएंगे, विकल्प बी। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति क्या है? देशांतरीय विस्तार वही रहा, बताइए गलत। सीमा परिवर्तन से विस्तार में सूक्ष्म बदलाव तो आता ही, देशांतरीय विस्तार वही रहा ना बाबा। अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 30 मिनट के बराबर घटा है, तो सही दिया गया। विभाजन के बाद बिहार का मुख्य हिस्सा उत्तर में रह गया था, किधर? नॉर्थ साइड में रह गया था, तो ये वाला यहाँ पर क्या है? सही दिया गया है। इसमें अविभाजित बिहार का 54.15% क्षेत्रफल सम्मिलित है। देखिए सही होगा, झारखंड को लगभग ना कितना 45.85% हिस्सा मिला था, तो घटा लीजिए 54.15% बिहार को मिला होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा? दूसरा और तीसरा सही है ना, दूसरा और तीसरा सही है, केवल 2 और 3 इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, केवल 1 और तीसरा दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन को डाउट में रखिए, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा दून दून घाटी के पश्चिम में है? बताइए। देखिए दून हिमालय की शिवाली और लघु हिमालय के बीच की घाटियां, पाटली दून और कोटरी दून उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दून है। तो पश्चिम की ओर स्थित होने के संदर्भ में इनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से सबसे पश्चिम नहीं कहलाता, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध पश्चिमी जो होगा दून, देहरादून होगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी होगा। निम्न में से कोई नहीं, इसमें जो होना चाहिए देहरादून होना चाहिए, पश्चिम, सबसे पश्चिम पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित देवताओं में से किसको ऋग्वेद में
ऋतस्य गोपा कहा गया है? बताइए किनको कहा गया है ऋतस्य गोपा? वरुण देवता को ना, विकल्प यहाँ पर सही होगा। ऋतस्य गोपा जल समुद्र अधिपति भी माने जाते हैं वरुण देवता। सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? ये झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र मिला था इसको, विकल्प सी हो जाएगा। बैटल ऑफ हेडपिस का जो हेडपिस का युद्ध पढ़ते हो ना, किसका? हेडेप्सिस का युद्ध। तो ये बहादुरी से प्रभावित हुआ था सिकंदर, पोरस की बहादुरी से। तो उसके बाद संधि हुआ, पोरस को राज्य वापस किया। झेलम और चिनाब के बीच लगभग 15 गणराज्य वाला विशाल क्षेत्र पोरस को दे दिया था। अशोक के उच्च अधिकारी उज्जैनी और तक्षशिला प्रशासनिक दौरा निरीक्षण में प्रत्येक डैश वर्षों में जाया करते थे। 58 का विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी यानी 3 होगा। साम्राज्य की शांति और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए महामात्र यानी अधिकारी को नियमित निरीक्षण पर भेजा जाता था। तक्षशिला उज्जैनी यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र था जो हर दौरे पर 3 वर्ष में होता था, और अन्य जगह पर ना 5-5 वर्षों में होता था। यहाँ पर 3 वर्ष यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर उज्जैनी तक्षशिला की बात कही जा रही है, तो 3 वर्ष, और दूसरा रहता है यहाँ पर इसके सिवा तो 5 वर्ष में होता। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन एक राजा कनिष्क से संबंधित थे? 59 का सही जवाब विकल्प डी होगा, अश्वघोष। ठीक है, और अश्वघोष जो कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे, इन्होंने इनकी रचना भी है, इनकी बुद्ध चरित की रचना भी इन्होंने किया था। किस विजय पर अलाउद्दीन खिलजी को कारा के अलावा अवध की गवर्नरशिप प्रदान की गई थी? ये भिलसा, विकल्प भी होगा। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी भिलसा मध्य प्रदेश पर आक्रमण करता है, वहां से अपार धन लूटता है, और जलालुद्दीन खिलजी ने उसे करा के साथ साथ अवध की सूबेदारी भी सौंपी थी। देखिए यहीं से लूट के आता है, चला आता है इधर। आप अलाउद्दीन खिलजी ये वाला मूवी भी देखे होंगे, तो वहां पर मार देता है अपने चाचा को ही ये, और वहां पर अपना राजगद्दी संभालता है। आगे देखिए, शासक बनने से पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान के अधीन काम कर चुका था? 61 का सही जवाब विकल्प सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प सी। यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक राजकुमार जौना खान जो था, अपने करियर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल जो अखुर बेग था ना, अस्तबल का रक्षक के रूप में करता है। तो बिन तुगलक किस सुल्तान के अधीन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? कूट के हिसाब से सही आंसर यहां पर चुनना है। अब बताइए, तो मुगल सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी युद्ध, तो ये चीज पता होगा। सबसे पहले तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब? 1576, सही है ना। अकबर की ओर से सेनापति जाता है मानसिंह, और सहयोगी में आसफ खां का नेतृत्व दिया जाता है। तो मानसिंह और आसफ खां, ये सब नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हो गया दूसरा और चौथा, विकल्प भी होगा ना, ये कूट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, लिखा नहीं गया है, ये कूट है, ठीक है। 2 और 4, शेरशाह के शासनकाल में शब्दावली राय किस क्षेत्र से संबंधित था? 63 का सही जवाब विकल्प कौन सा होगा? भू राजस्व से संबंधित था, विकल्प सी होगा। राय जो होता था ना, दर तालिका तैयार करता था, भूमि माप कर निर्धारण के लिए दर तैयार करता था, रेट तैयार करता था, ठीक है। और जो विभिन्न तरह के फसल थे, तो राज्य के हिस्से की सूची जो होती है राय ही निर्धारित करता था, इसी को भू राजस्व से संबंधित विभाग दिया गया था राय को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं दी गई है, स्थापना का वर्ष दिया गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 सही है। कलकत्ता मदरसा 1781 सही है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज, बताइए, हिंदू कॉलेज 1798, ठीक है, सही है। 1817 होना चाहिए ना, ये 1817 होगा कलकत्ता हिंदू कॉलेज, सॉरी। फोर्ट विलियम कॉलेज ये 1800 सही दिया गया। यहाँ पर पूछा जा सही सुमेलित नहीं है, तो 1798 नहीं 1817 होना चाहिए, इस वजह से ये वाला सही होगा, ये गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रशिया ईरान के शाह के दरबार में ब्रिटिश दूत के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में भारत से भेजा गया था? बताइए किसको भेजा गया था भाई, बोलो, कमेंट कीजिए आप लोग। तो जॉन मैकलम था, और इसके साथ राजा शिव प्रसाद था, सॉरी मेहदी अली खान, दोनों था, ये राजा शिव प्रसाद नहीं था, ठीक है। सबसे पहले 1798 में मेहदी अली खान को भेजा गया, उसके बाद 1800 में जॉन मैकलम को भेजा गया था, ठीक, ये दोनों होगा। तो 1 और 2 विकल्प भी हो गया। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये बच्चा क्या किया गया था, यहाँ पर देखिए इसका ये ऑप्शन लगा है ना सही, ये क्या किया गया था, कौन सा सही सुमेलित, ये नहीं पढ़ा। ये छोटा सा चीज जो होता है ना, आप लोग को बहुत नुकसान दे देता है। बनारस संस्कृत कॉलेज के बारे में जानता होगा
कि 1791 में हुआ तो कौन सा सही सुमेलित है, सोच करके पहला ही टिक करके चला आया। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, ठीक ना। इस तरह की गलती आप लोग से भी होती है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को अगर सही से पढ़ोगे ना, आराम आराम से, समय रहता है 2 घंटा, पढ़ो आराम से, बनेगा, सब बनेगा। धरफरी में करके आने का कोई आवश्यकता नहीं है। किसके अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया गया था? 66 का सही जवाब होगा विकल्प सी, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई और भारत सिंचाई व्यवस्था से सुधार के उपाय भी यहाँ पर सुझाया गया था। बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म या संप्रदाय को अशोक ने दान दिया था? 67 का सही जवाब विकल्प बी, आजीवक। आगे, निम्नलिखित शासकों में से किसने अवंती को मगध साम्राज्य के विजय के पश्चात सम्मिलित कर दिया था? राइट आंसर विकल्प ए, शिशुनाग हो जाएगा। और मगध अवंती के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला था। शिशुनाग ने अवंती के राजा को हराया था, मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। यहाँ पर जो दिया गया ना बिंबिसार, यहाँ पर ये जो टिक लगाया है बच्चा ने, किसी ने गलत लगाया है। चलिए आगे देखिए, 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? 59 का सही जवाब विकल्प सी होगा, भागलपुर यहाँ पर सही है। 12वां अधिवेशन 1920 याद होगा आप सभी को। 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? करेक्ट आंसर मिस्टर किंग्सफोर्ड का, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने, मुजफ्फरपुर जिला जज थे किंग्सफोर्ड, इसके ऊपर बम फेंक दिया, लेकिन गलती से कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई, फंस गए बेचारे अच्छे तरह से। दिसंबर 1883 में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है, आनंद मोहन बोस, विकल्प सी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेढक के समान वर्ष में एक बार टकराने ने हमें अपने परिश्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी? ये देखिए स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था आप लोग को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, बाल गंगाधर तिलक। किस वायरस के काल में मिशंस, ओमिशंस तथा कमीशंस के रूप में जाना जाता है? ये कौन सा है? ये कर्जन का काल होगा, ठीक है। 1899 से 1905 में कई आयोग का गठन होता है, कई विवादास्पद भी निर्णय लिया गया, जिसके कारण गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके प्रशासन को इस नाम से संबोधित किया था। ये मिशंस, ओमिशंस और कमीशंस, इसका लॉर्ड कर्जन का काल था। ये विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखा जाए। अब 1916 के लखनऊ पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया देखिए, पढ़िए वन बाय वन। इसे गर्म दल और नरम दल के पुनः मिलन के रूप में चिन्हित किया गया। देखिए 1916 में हुआ था, ये सही है। लखनऊ के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का प्रभुत्व था या नहीं? बिल्कुल सही है। संवैधानिक सुधार योजना हेतु कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ, बिल्कुल हुआ था। अगला है फिरोज शाह मेहता इस सत्र में सम्मिलित हुए थे। देखिए फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हो जाती है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। ये शामिल होंगे कहां से भाई? पहले डेथ हो गया था इनका, 1, 2 और 3 यहां पर होना चाहिए, विकल्प सी। 1905 में किस महीना में, देखिए महीना इसीलिए इंग्लिश वाला वर्जन कभी भी ना पढ़ना चाहिए आप लोग को। खैर स्पेलिंग का गलती है, लेकिन हो सकता है हिंदी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी स्पेल्ट गलत कर दिया हो बीपीएससी ने। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन स्पेल्ट की वजह से नहीं हुआ, तो हिंदी वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है। 1905 में किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी? ये महीना कौन सा था बंगाल विभाजन का? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था 19 जुलाई को डेट रखा गया था। विरोध में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन हुआ था और 16 अक्टूबर को जो होता है प्रभावी हो जाता है। तो अक्टूबर वाला यानी विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो घोषणा यहाँ पर कर दिया गया का, ये लागू हुआ था अक्टूबर में, ठीक। आधिकारिक घोषणा हुआ था 19 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है घोषणा कर दिया, ये अक्टूबर वाला बच्चा लगाया है, अक्टूबर में लागू हुआ था। अब बताइए, ठीक। 19 जुलाई 1905 को यहाँ पर आधिकारिक घोषणा हुई थी। 7 अगस्त को आंदोलन शुरू होता है। कब? 7 अगस्त को आंदोलन का शुरुआत होता है और लागू होता है ये अक्टूबर 16 अक्टूबर को लागू होता है। तब यहाँ पूछा गया विभाजन का घोषणा कब कर दिया गया, तो राइट आंसर होगा इसका 19 जुलाई को, यानी जुलाई का महीना था, इसलिए ये वाला ऑप्शन जिसने भी लगाया गलत है। अगला देखिए, गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित था? 76 का राइट आंसर होगा विकल्प बी, उर्दू में प्रकाशित हुआ था और 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में उर्दू में हुआ। और इसके बाद इसका जो है अलग अलग लिपि में लिखा गया, एक तो गुरुमुखी लिपि, फिर बाद में हिंदी, हिंदी में अलग अलग लिपि में बाद में किया गया था, पहले उर्दू में हुआ था प्रकाशित।
चलिए आगे देखिए, वैंकूवर जाने हेतु कामागाटा मारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? इसको लिया था गुरदीप सिंह ने। विकल्प ए राइट आंसर होगा। 1914 में कनाडाई प्रवासन कानून को चुनौती दिया था और जापानी जहाज था ये कामागाटो मारू, इस पर किराया लिया था ताकि भारतीय यात्रियों को कनाडा ले जाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु क्या थी? एक चीज आपको पता होगा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। और अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अब जोड़ लीजिए 70, इधर 30 साल हो गया और इधर 15 साल, टोटल कितना हो गया? 45 साल। 45 साल विकल्प डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के दिन हुआ था? बताइए। 79 का क्या होगा? विकल्प बी, बाल गंगाधर तिलक का। 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? 80 का सही जवाब होगा। 16 अगस्त को मनाया था इसने, और पाकिस्तान की मांग को लेकर के कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी, जिसके कारण कलकत्ता और देश के अन्य हिस्से में भीषण सांप्रदायिक दंगा भी हुआ था। यहाँ पर बहुत ही बड़ा दंगा हुआ था उस समय। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस क्रम में रखा गया है? चलिए, यहाँ पर कूट दिया गया है, ये सारा कूट है, ठीक ना, घेर लेते हैं इसको। पढ़िए पहला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल है भैया? आर्टिकल 25 से 28 याद होगा। राज्य का नाम परिवर्तन आर्टिकल 3। उसके बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना आर्टिकल 356। और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में उल्लेख कौन सा? आर्टिकल 312। अब क्या कहा जा रहा है, किस क्रम में रखा गया है? ये क्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तीसरा होगा अनुच्छेद 3 यानी कि पहला, सॉरी दूसरा होगा। दूसरा देखिए किसमें है? इसमें दूसरा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी हो गया, आसान सा। संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है 93वां संशोधन? ये पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, यानी विकल्प बी। ये 2005 में हुआ था। अनुच्छेद 15, इसमें खंड 5 जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जोड़ा गया। इसके तहत राज्य को निजी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में भी SC ST ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान करने का शक्ति दिया गया है। 93वां संविधान संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, यहाँ जो जिस बच्चे ने पंचायती राज संस्थाओं को लगाया है, ये देखिए भैया 73वां संविधान संशोधन था, 1992 का था। ठीक है, तो 93 में आप लोगों ने कंफ्यूज होकर के लगा दिया, ये वाला गलत आंसर है। संशोधन जो हुआ था 24 अप्रैल को हुआ था, 1993 से प्रभावी हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा संविधान का 93वां संशोधन। ठीक है, तो 1993 और 93 से आप लोग कंफ्यूज करके ये लगा दिए तो गलत है। 93वां संविधान संशोधन शैक्षणिक संस्थाओं से पिछड़ा वर्ग से संबंधित है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान में दिए गए निम्न प्रावधानों पर विचार करें। यहाँ पर दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए, ये सही नहीं दिया गया। बीपीएससी ने भी इसको अंडरलाइन कर दिया नहीं को। अब बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा 83 का। तो पहला देखिए अनुच्छेद 280, भारत का निर्वाचन आयोग, गलत, क्योंकि ये वित्त आयोग है। कौन सा? भारत का वित्त आयोग, ये गलत हो गया। दूसरा है अनुच्छेद 315, संघ लोक सेवा आयोग, बिल्कुल सही दिया गया है। अनुच्छेद 324, ये वित्त आयोग, देखिए ये निर्वाचन आयोग है। कौन सा? ये निर्वाचन आयोग है, ये वाला भी गलत है। दूसरा सही था केवल, तो यहाँ पर गलत कौन सा सही नहीं है? तो केवल 1 और 3 जो है यहाँ पर गलत दिया गया, नहीं सही नहीं है। चलिए अगला है, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी का लेखक कौन है? तो रजनी कोठारी, विकल्प डी राइट आंसर होगा। राजनीति और लोकतंत्र में कामकाज गहराई से लिखा इन्होंने। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? 85 का सही जवाब क्या होगा भैया? अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पर विकल्प भी होगा। 2000 ईस्वी में NN वेंकटलैया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की रक्षा के लिए आयोग गठित किया गया था। NCRWC ये आयोग गठित हुआ था। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था। अभिकथन और असर्शन और रीजन दिया गया है। पहला असर्शन पढ़िए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता है। ये वाला सही है गलत दिया गया? असर्शन रीजन में बताइए। तो ये वाला सही दिया गया है। असर्शन रीजन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, ये भी सही दिया गया। देखिए जो न्यायपालिका है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहता है संविधान।
इसके सिद्धांत पर चलता है। हालांकि मेनका गांधी केस के बाद इसे कानून का उचित प्रक्रिया यानी कहा गया है इसको ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा गया है, बाद में चेंज होकर के इसके करीब माना जाता है। तो रीजन भी बिल्कुल सही है। संविधान का जो आर्टिकल 21 है इसका आधार है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और क्या है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी दिया गया। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या है, यानी जिस बच्चे ने ए लगाया है बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए आगे देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर पहले सूची में इधर देखिए, पहले सूची का कहा जा रहा है सही उत्तर चुनना है, सूची 1 सूची 2, ठीक है। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी ये किससे है, तो ये होगा व्यय में किफायत के लिए सुझाव देता है, यानी कि समिति जांच करती है कि बजट में अनुमानित नीति के भीतर किफायत यानी इकोनॉमी कैसे लाई जा सकती है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, दूसरा हो गया। चलिए, लोक लेखा समिति ये क्या होता है, विनियोजित लेखा की परीक्षा करती है, यानी पहला हो गया यहाँ पर। इसका मतलब होता है कैग की रिपोर्ट की जांच करता है और देखता है कि पैसा उसी मद में खर्च हुआ है या फिर उसके लिए आवंटित हुआ है। अधीनस्थ विधायन क्या होता है, कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, ये होता है विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए नियमों की परीक्षा करता है ये, ठीक है। तो ये सी का तीसरा ही हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। चलिए, सार्वजनिक उपक्रम का क्या हो जाएगा, एक ही बचा है, चौथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्य की समीक्षा करना, चौथा बच गया। यहां पर निकल के क्या आएगा आंसर, 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4। देखिए 2 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 2, 1, 3 और 4, विकल्प सी ये भी नहीं होगा। अभिकथन और कारण यानी असर्शन रीजन, असर्शन पर ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अभिकथन सत्य दिया गया है बिल्कुल। दूसरा है रीजन, पढ़िए, राज्यसभा राष्ट्र हित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है, ये गलत दिया गया है। देखिए संविधान राज्यसभा को यह शक्ति देता है लेकिन राष्ट्र हित को परिभाषित करने का कोई विशेष अधिकार या मापदंड इसके लिए अलग से नहीं दिया गया है, इस वजह से ये गलत हो गया। ऐसे प्रश्न जिसका रीजन या असर्शन गलत होता है तो आसान सा आंसर निकल के आता है असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलो भैया आगे बढ़ा। मोदी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहां पर दिया गया, राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को रियासती ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी, ये भी सही दिया गया। देखिए तीनों सही दिया गया है। विकल्प बी पर यहाँ पर जो बच्चा जिसने टिक किया 1 और 3 यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कितने सही है, तीनों सही है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये तो आप सभी को पता है। अनुसूचित जाति SC ST के संबंध में जो अनुच्छेद 243D दिया गया है, ये वाला सही है, ठीक। अगला देखिए, जनवरी 2015 में निम्न में से कौन एक नीति आयोग का प्रथम CEO नियुक्त किया गया। 91 का सही जवाब होगा सिंधुश्री खुल्लर, ये वाला दिया गया है। प्रथम CEO तो ये थे, फर्स्ट CEO पूछा जाएगा तो, ठीक। और यहां पर पूछा 2015 में, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई, यही होगा ना, 1 जनवरी 2015 को आया था, तो प्रथम CEO यही होगा ना, सिंधुश्री खुल्लर, विकल्प पे। चलिए आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक कमिटी सुधार से संबंधित नहीं है, यह होगा कौन सा, तारापोरे वाला कमिटी इससे संबंधित नहीं है। देखिए चलैया कमेटी 1991 आप सभी को याद होगा, केलकर कमेटी के सीधे तौर पर भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुधार से जुड़ा था, ठीक। इस दोनों का एक ही संबंधित है। तारापुर वाला जो कमेटी था इसका संबंध पूंजी खाता परिवर्तन से, मतलब कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से संबंधित है, ना कि कर सुधार से। यहाँ पर पूछा जा रहा है कर सुधार से, तो तारापोरे वाला समिति होगा, विकल्प सी, ठीक ना। निम्न में से कौन एक इंगित करता है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। 93 का सही जवाब क्या होगा, ये सारे हो जाएंगे, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन और FDI की बढ़ोतरी, इसमें सारे के सारे यहाँ पर सही है, यानी पॉलिसी रिफॉर्म्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड FDI, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के सेवा क्षेत्र के बढ़ते हुए योगदान का संचालक कारक नहीं है, बताइए कौन सा नहीं होगा। तो आधारभूत उद्योगों में कमी, ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए वैश्वीकरण, नगरीकरण और तकनीकी प्रगति सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। इसके विपरीत आधारभूत जो होगा ना, कोर उद्योग हो जो होगा यहाँ पर, इसमें
कमी आना अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, ये निगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक है। तो किसी क्षेत्र में वृद्धि का सकारात्मक संचालक नहीं हो सकता है। तो संचालक कारक है, तो संचालक कैसे होगा, जो चीज निगेटिव है वो संचालक कैसे हो सकता है। ठीक, उस स्कीम को चुनिए जो भारत में वित्तीय समायोजन से संबंधित नहीं है। देखिए बीपीएससी ने भी अंडरलाइन कर दिया, नहीं है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मंत्री सुरक्षा योजना, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए जीवन ज्योति बीमा या सुरक्षा बीमा, मुद्रा योजना सभी समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग और वित्तीय सेवा पहुंचाने का काम करती है। मंत्री सुरक्षा योजना ना नाम की कोई मानक वित्तीय समावेशन योजना है ही नहीं, तो ये संबंधित नहीं है पूछा गया, तो विकल्प डी करेक्ट हो गया। जुलाई 2005 में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर क्या थी, 96 का सही जवाब होगा विकल्प ए 3.6%, विकल्प ए करेक्ट हो गया। देखिए 2004-05 में जो एनएसएसओ यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का आंकड़ा आया था, उस समय सामान्य स्थिति जो यूजुअल स्टेटस था, इसके आधार पर बेरोजगारी की दर कितना था, 3 से लेकर के 4% के बीच दर्ज किया गया था, तो इसलिए 3.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन एक किसी भी देश की आधारभूत संरचना का उदाहरण नहीं है, बताइए। 97 का सही जवाब क्या होगा, 4 हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इसका होगा विकल्प ए निजी मकान। ठीक है, देखिए टेलीकम्युनिकेशन हो गया, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, और सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक यूटिलिटीज जो होगा, या आर्थिक सामाजिक बुनियादी ढांचा है। लेकिन निजी व्यक्ति का जो निजी मकान होगा व्यक्तिगत संपत्ति है, किसी का बपौती संपत्ति है, तो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आधारभूत संरचना किसी देश का नहीं होगा, तो निजी मकान। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 2024-25 में नामित स्मार्ट सिटीज की संख्या बिहार में कितनी है, 1100 कितना है इसमें, सॉरी 4 होगा ना, 4 स्मार्ट सिटीज। ठीक है, कौन कौन सा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, और एक कौन सा था, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ, इन चारों जिले से जो भी बच्चे हो कमेंट करना भैया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था, 99 का सही जवाब कितना होगा, 1106 था। ठीक ना, जिसका घनत्व 1106 और प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक, चलिए आखिरी प्रश्न, बिहार में मुख्य फसलें क्या है, तो चावल, गेहूं, मक्का, ये बिहार में मुख्य रूप से उगाई जाती है। कृषि प्रधान राज्य है बिहार, चावल यानी धान सबसे प्रमुख फसल है, इसके बाद गेहूं आता है, मक्का का स्थान आता है। तो मक्का के उत्पादन में बिहार देश के अग्रणी राज्य में से है। ठीक, तो आप लोग बताइएगा एक चीज कि मक्का का उत्पादन जो होता है बिहार में कौन सा जिला सबसे टॉप पर है, इसमें कमेंट